Okay. This call is now being recorded. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपने ये देखना होगा और चीज़ों को समझना होगा कि जो आप खाना खाते हो, वो कैसे आपकी बॉडी में पच रहा है। पचने का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ें एक पड़ाव पे आके पचती हैं, टूटती हैं। पचने का यहाँ पे 2 तरीके से मतलब है। एक पहले हम तोड़ेंगे, फिर उसके बाद उस चीज़ को हम एब्ज़ॉर्ब करेंगे। ये दोनों ही चीज़ें अलग-अलग हैं। फिर इसका प्रयोग किया जाता है हर एक सेल के द्वारा या ऑर्गन्स के जो सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उसके द्वारा आप इसको इस भाव से भी समझ सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पे मेजरली ये समझेंगे डाइजेशन जब भी वर्ड यूज़ हो रहा है तो उसका मतलब वो टूटना है। उस चीज़ का जो बड़ी मॉलिक्यूल है, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब जैसे कि मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ यहाँ पर प्रोटीन का। फिलहाल हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से चलो ले लेते हैं हम। तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये एक सैकराइड्स है, मीन्स एक शुगर है। शुगर को तोड़ने के लिए अलग-अलग फॉर्म्स हैं हमारे पास शुगर की। कोई डाई में है, कोई मोनो में, कोई पॉली में। मोनो में मतलब एक शुगर वाला, जहाँ पे सिर्फ़ एक-एक शुगर साथ-साथ में जुड़ी हुई है, ग्रुप में नहीं है। मान लीजिए कुछ लड़कियों का एक चेन है, जिसमें एक लड़की ने एक दूसरी लड़की का हाथ पकड़ के रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे, ठीक है? ये है, इन्होंने हाथ पकड़ के रखा हुआ है एक-दूसरे का, ठीक है? ये सिंगल में आ गया। फिर दूसरे में आता है जिसमें कुछ ग्रुप्स में है, मैं आपको सिर्फ़ समझाने का भाव दे रही हूँ, ये असली डिपिक्शन नहीं है, ठीक है? ये आ गया डाई में, जैसे इसके अंदर बॉन्ड्स की बात होती है, इसमें बॉन्ड्स हमारे होते हैं डाई में, ठीक है? फिर आता है पॉली में, पॉली में अगेन उसमें हमारे जो बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ये भाव सिर्फ़ आपको ये समझाने का है कि इसके अंदर किस तरह से वो टाइट बॉन्ड के अंदर जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड होगा तो वो चीज़ जल्दी टूटती है। ठीक है? और जहाँ बड़ा बॉन्ड होता है, वहाँ या डबल बॉन्ड होता है, वो चीज़ देर से टूटती है। मॉलिक्यूल कितने वाले जुड़े हुए हैं, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये आपस में ये कितने जुड़े हुए हैं, झुंड में जुड़े हुए हैं, सिंगल-सिंगल जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें सुक्रोज़ की, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सुक्रोज़ भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो उसमें ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ जुड़ा हुआ है। फिर आता है ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ की, वो हमारा बनाता है लैक्टोज़ जो दूध में मिलता है हमें। तो इस प्रकार से अलग-अलग कार्बोहाइड्रेट यानी कि अलग-अलग हमें शुगर्स हमें पढ़ने को मिलती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप ज़्यादा डिटेल में ये मत जाओ किसमें क्या बॉन्ड है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, इतनी केमिस्ट्री नहीं दिखाना चाहती मैं। इसलिए ना तो मैं बॉन्ड के ऊपर बात कर रही हूँ, ना तो मैं मॉलिक्यूल के ऊपर ज़्यादा बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रही हूँ कि एक 2 चीज़ें कुछ जुड़ी हुई हैं और हर अलग-अलग तरीके से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जो जोड़ है ना दोनों के बीच में, उस जोड़ को तोड़ना है हमने। जब वो जोड़ टूट जाता है, तो वो बिखरी हुई चीज़ जो है, वो अपनी एक सिंगल आप कहेंगे सिंगल एंटिटी में आ जाएगी। अब उस सिंगल एंटिटी को भी फिर दोबारा तोड़ेंगे, क्या वो उसमें अभी भी है? जैसे कि हमने अभी कहा था ना कि अ, ये 2 आपस में जुड़े हुए हैं। अगर कोई झुंड है यहाँ पे और फिर ये दूसरे झुंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अब मैंने बॉन्ड तो तोड़ दिया पर इस वाले को भी तो तोड़ना है बाकी, ठीक है? इसको आगे और तोड़ना बाकी है, ठीक है? ऐसे जहाँ-जहाँ ये वर्ड आएगा, यहाँ अगर इसको सिंपल तोड़ दिया ये ग्लूकोज़ है फॉर्म, ठीक है? यहाँ मैंने तोड़ दिया तो ये अकेला, हो गया। यहाँ मैंने झुंड को पहले तोड़ा, एक ग्रुप को मैंने तोड़ा और उसके बाद इसके अलग-अलग जो ये बिखर गए, अभी बिखरे नहीं हैं, इनको बिखेरना बाकी है। जब तक ये नहीं बिखरेंगे, ब्लड में प्रॉपरली इसको एब्ज़ॉर्ब होके इसकी यूटिलाइज़ेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है? हम जो खाते हैं, या तो ये वाली फ़ॉर्म मिलती है या ये वाली फ़ॉर्म मिलती है जिसके अंदर बॉन्ड होता है। ठीक है? हम एक फ़ॉर्म को खाते हैं, एक बड़ी फ़ॉर्म को। छोटी फ़ॉर्म्स हम लोग नहीं खाते हैं, बड़ी फ़ॉर्म्स खाते हैं। प्लांट बेस्ड जितनी भी होती हैं, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड। ठीक है? ज़्यादा केमिकली मैं अगेन कह रही हूँ, मैं ज़्यादा केमिकली नहीं लेके जाना चाह रही इस चीज़ को, क्योंकि इसमें आगे सारा केमिस्ट्री वाला टाइप का ही पार्ट आ रहा है। तो जितना सिम्प्लिफाइड ले लैंग्वेज के साथ अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, उतना याद भी रहेगा। चीज़ें फर्स्ट गो में अच्छी से समझ आने लगेंगी। अदरवाइज़
सब कुछ भी इसमें से अच्छा नहीं लगेगा पढ़ते हुए, ठीक है? पहले सिंपल सिंपल फॉर्म में लेके चलेंगे चीज़ों को, ओके? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने डाइजेशन का वर्ड बताया, डाइजेशन का मतलब क्या आएगा? तोड़ना, किसी भी चीज को तोड़ना। तो हम यहाँ किसको तोड़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट को असली भाषा में क्या कहेंगे? जी, बहुत सारे ग्लूकोज इकट्ठे हो गए थे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए थे, उन्होंने अलग अलग शेप्स बनाई या अलग अलग फॉर्म्स बनाई। किसी में मोनो है, किसी में डाई है, डाई मीन्स दो, मोनो मीन्स एक, और किसी में पॉली, बहुत सारे सैकराइड्स हैं, बहुत सारी शुगर्स जुड़कर एक नई नई फॉर्म्स बनाती हैं। हमने उनके बॉन्ड्स को तोड़ना है, वो होती है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, ये कहाँ कहाँ होती है? एक तो ये माउथ में होती है, पहला। दूसरी होती है स्टमक में, सॉरी स्टमक में नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होती है, ठीक है? स्टमक में नहीं होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टमक के अंदर आता है ना, स्टमक के पीएच के साथ ये अभी लड़ नहीं पाती, वहां थोड़ा चेंज हो जाता है इसका, ठीक है? अब पहला हम माउथ का पढ़ते हैं कि माउथ में जो हमने शुगर खाई, या हमने मान लीजिए मैंने ब्रेड ली, मैंने ब्रेड खाई, डेली सैंडविचेस खाते हैं कुछ लोग, फॉरेन में ऑलमोस्ट डेली खाते हैं, हम लोग आटा खाते हैं, पराठे, ये कुछ भी ऐसी फॉर्म हम खाते हैं, उन सब में थोड़ा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च जो है, जैसे कि आलू, पीछे नवरात्रे हुए, सबने आलू ही खाए थे, तो आलू कैसे टूट रहे हैं आपके अंदर, तो उसको थोड़ा समझने का, उस भाव से समझिएगा कि आप आलू खा रहे हैं तो उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है। जितना सोच सोच के इमेजिनेशन के साथ चलोगे, उतना ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है? अब जब मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, मैकेनिकल मैकेनिकल का मतलब होता है किसी चीज से प्रहार करा हुआ, इसमें केमिकल्स नहीं होते, मैकेनिकल वाले में केमिकल्स नहीं होते, थोड़े मशीनरी टाइप की चीजें होती हैं। अब हमारे अंदर मशीनरी जैसी चीज क्या होगी? हमारे दांत, हमारी जिह्वा, ठीक है? ये जो है पेरिस्टासिस की मूवमेंट, या कहें जो स्टमक के अंदर रुगाए होते हैं, वो जो चढ़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, जैसे मशीन में कपड़े घूमते रहते हैं ना, ऐसे ही खाना हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर घूमता रहता है, ठीक है? उसको और अच्छी पेस्ट बनाने के लिए तोड़ तोड़ के, ठीक है? अब मैकेनिकल डाइजेशन तो होगी दांतों से, ठीक है? केमिकल डाइजेशन हुई सलाइवा से। जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हेल्प करते हैं चीजों को तोड़ने में। अब ये सलाइवा के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे कि हमारे पास 3 पेयर, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है? ये हम पढ़ चुके हुए हैं। तो उसमें से उन्होंने कहा कि जो सलाइवा निकल रहा है, उसमें ना एक अमाइलेज नाम का एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है। कौन सा? अमाइलेज। ये एज जहां भी होगा ना, ये तोड़ने का काम करता है। ये एंजाइम्स में एज एज लगा हुआ मिलेगा आपको। ये हमेशा तोड़ने का कार्य करते हैं। इसका पूर्व काल में नाम हुआ करता था टाइलिन। आज के वक्त में कम कम बुक्स के अंदर पढ़ने को मिल सकता है, पर पुरानी बुक्स पढ़ी जाए तो नियरली 7 years बैक समथिंग, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा टाइलिन, बहुत कॉमन वर्ड मिलता था, ठीक है? ये ब्रेक डाउन करता है किसका? पॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारे सैकेराइड्स, जो मैंने कहा ना झुंड झुंड वाला, वो वाला, ऐसे बहुत सारे सैकेराइड्स को तोड़ने का काम करता है, लेकिन किसके अंदर? मोनो में नहीं लाता। वो, उसने बॉन्ड्स को तोड़ा, अभी गुच्छे गुच्छे तोड़े हैं, ठीक है? गुच्छे के गुच्छे तोड़े, जैसे कि अंगूर का जो अंगूर के पेड़ पर बहुत से अंगूर के गुच्छे लगे हुए हैं ना, तो मैं गुच्छे तोड़ रही हूँ, एक एक करके अंगूर तो नहीं हम तोड़ते। तो जिन्हें जो गुच्छे वाले थे ना, पेड़ के ऊपर से अंगूर तोड़ लिए अमाइलेस ने, ठीक है? वो गुच्छे तोड़े हैं लेकिन, ठीक है? पहले गुच्छे किस पे थे? जो गुच्छे है ना, पेड़ पे जब लगे हुए हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। अब नीचे उतार लिए, तोड़ लिया उसको, ठीक है? अब वो डाइसैकेराइड्स के अंदर आ चुके हुए हैं। डाई मीन्स दो, डाई का मतलब, डाई का मतलब हमेशा टू आता है, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्च को तोड़ा, माल्टोज में लेकर आए, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन वर्ड आप लोगों के इसमें नहीं आएगा, दिस इज क्वाइट मोर फॉर्म ऑफ अ केमिकल ब्रेकडाउन, जहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन कैसा हो रहा है, ज्यादा क्लियर अगर हम कहेंगे तो इस तरह से आता है। तो स्टार्च को हमने तोड़ा अमाइलेज की वजह से। अमाइलेज जो होती है ये, या फिर मैंने लिखा, एक सेकेंड,
रहने दो, फिर नहीं बताती। रहने जाए, ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ही क्लोरीन की वज़ह से रिएक्ट कर पाता है ज़्यादा, ठीक है? तो अमाइलेस ने तुड़वाया स्टार्च को, सलाइवा मिला आलू के साथ और मिलने के बाद उसने स्टार्च में यानी कि आलू को तोड़ना शुरू करा माल्टोज़ के अंदर। किसके अंदर? माल्टोज़ के अंदर। तो माल्टोज़ खुद क्या हुआ? यानी कि ये डाइसैकेराइड है, ठीक है? अब अब यही खाना जब आलू वाला था, आलू की जो पेस्ट थी, जब हमारे गले के नीचे एक निवाला बनकर उतरी एसोफेगस से स्टमक तक, यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। तो कुछ सलाइवा जो इसके साथ-साथ नीचे आता चला गया, उसने एक काम तो और करा कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसको थोड़ा-सा कम करके रखा। क्यों? हमारे सलाइवा में कुछ और चीज़ें भी होती हैं, तो उसको थोड़ा-सा उसको बफर देने के लिए उन्होंने क्योंकि हमारे सलाइवा में बाइकार्बोनेट आयन्स भी होते हैं, जो बफर का काम करते हैं। बफर से मतलब ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाने का कार्य भी करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने थोड़ा-सा बचा के रखा उसको। अब लो पीएच है यहाँ पे, पीएच बहुत कम है ना, एसिड्स हैं स्टमक के अंदर, एचसीएल है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ एचसीएल है ना स्टमक। तो उसने क्या करा कि जो स्टमक में जो लो पीएच था ना, यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाता है स्लाइवरी एमाइलेज। तो यहाँ पे ज़्यादा काम कर नहीं पाता। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है इन्होंने, ठीक है? ईज़ी हो जाएगा आपको यहाँ पे समझना। तो अब हमने एक समझ लिया कि स्टमक में कुछ नहीं हो रहा। अब जो टूटी हुई फॉर्म आई थी, 30% यहाँ पे ये चीज़ और लिखिएगा। ये नहीं लिखा इन्होंने यहाँ पे कि 30% माउथ के अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। देन 70% डाइजेशन इसका किसके अंदर होता है हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट हो जाता है जेजुनम के पास। ठीक है? इसकी कहाँ पे जेजुनम के पास इसकी जो इसकी कार्बोहाइड्रेट की जो पाचन है वो वहां शुरू हो जाता है। ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पचेगा? पहले तो उसने डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। बड़ी फॉर्म से थोड़ी छोटी फॉर्म पे ले आया था। अब पैंक्रियाटिक एमाइलेज पहले वो सलाइवरी था ना, अब ये सेम पैंक्रियाटिक है, डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को हटा के यहाँ पे कर दो सलाइवरी और सलाइवरी की जगह कर दो पैंक्रियाटिक, रहेगा अमाइलेज ही। ठीक है? मेजर क्या चीज है? अमाइलेज। ओके। आप पैंक्रियास के अंदर जाके पैंक्रियास 70% करेगा और जो माउथ वाला है सलाइवरी वाला वो 30%। ठीक है? अब ये सिक्रीट हुआ पैंक्रियास से इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हम सब जानते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू हमें मिल पा रहा है सारा कुछ। तो एंजाइम्स जो हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को और इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स इन ड्यूडेनम। जो दूसरे पॉलीसेकेराइड्स को या तो हम पचा नहीं पाए या जो ड्यूडेनम वाले डाइसेकेराइड से अब उसको और तोड़ेगा। ठीक है? दोनों को तोड़ता है ये, दोनों को। ठीक है? जो टूटे नहीं बड़े स्ट्रॉन्ग वाले पॉलीसेकेराइड से जो नहीं टूटे सलाइवरी एमाइलेज से, और जो दूसरे थे जो डाई में थे अब वो भी टूट जाएंगे पैंक्रियाटिक से। ठीक है? डाइजेशन इज डन बाय एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द एंटेरोसाइट्स, ये नहीं पढ़ना, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। सेल लाइनिंग में जो इन स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, जो उसकी वॉल है, वहां से कुछ सेल्स हैं, वहां से कुछ उन सेल्स की वजह से ये जो चीजें हैं हमें मिल पाती हैं, या कहें पैंक्रियाटिक जूस, या कहें कि उस लाइनिंग में जो हमें ड्यूडेनम की लाइनिंग से हमें और भी चीजें मिलती हैं, वो ये लाइन पूरी एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज को इतना ही पढ़ो या इतना ही ध्यान दो कि ड्यूडेनम में ही इसके पाचन होता है। ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक एमाइलेज से 70% ऑफ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। सिर्फ इतनी ही बात याद रखिएगा, एग्जाम में ज्यादा लाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि लाइनिंग वाली जो बात हो रही है ना यहाँ पे ये वाली, इट इज वेरी डीपर, डीपर टू डीपर लेवल पे है। इसके अंदर बहुत सारी लाइनिंग होती है, जो लाइनिंग आपके वैसे कोर्स में नहीं है, बट अगर मैंने पढ़ाया भी तो भी आप उसको याद नहीं कर पाओगे। आप ये समझें कि लाइन्स होती हैं, ऐसे कवरिंग होती है, थोड़ा सा बता रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे ना कुछ कवरिंग होती है, लेयर बाय लेयर ना, ऐसे लेयर्स बनी हुई होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सेरोसा, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और सर्कुलर लेयर, सर्कुलर लाइनिंग होती है, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। तो ये सारी सारी लेयर्स अलग अलग लेयर्स होती हैं।
ठीक है। उन लेयर्स के अंदर सेल्स की एक जगह होती है जो कि यहाँ पे कहीं पे हर जगह पे एक सेल मिलेंगे, इनकी नेक सेल्स कहते हैं किसी को, ऐसे करके। या नेक सेल पे होंगे, नेक सेल होगा जो हमें म्यूकस प्रोड्यूस करके देगा, यहाँ होगा पेप्टिक और ऑक्जेंटिक जो सेल्स हैं वो हमें HCl प्रोड्यूस करके देंगे, विच इज प्रेजेंट इन दी स्टमक। तो ये अलग अलग लेयर्स, अलग अलग सेल्स अलग अलग चीजों को प्रोड्यूस करती हैं। तो ये बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल जानने की नीड ही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि वॉल्स के अंदर, जो लाइनिंग के अंदर जिस टिश्यू से उसकी वॉल बनी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो जिस चीज से वो बनी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से वो एक टिश्यू की बनी हुई है, ठीक है। वो टिश्यू के अंदर भी सेल होंगे, हम सब जानते हैं कि टिश्यूज किससे बने, सेल से बने हैं। तो वो सेल्स जो हैं जिसको कंबाइन करके वो एक टिश्यू बना है, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड है ना, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वही सेल क्यों थे, वही टिश्यूज क्यों है, वो बाकियों में क्यों नहीं, सबके अंदर थोड़ा डिफरेंट है। पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल की अपनी एक लेयर बनी हुई है, वो एक कॉमन पैटर्न पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर शेयर होता है। उस कॉमन पैटर्न के अंदर हर एक के अंदर वो सेल्स मिलते हैं, जैसे गॉबलेट सेल्स हमें मिलते हैं म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से चिकनाहट रहती है, खाना हम गले से नीचे उतार पाते हैं, हमारी म्यूकस सॉरी सलाइवा में भी थोड़ा सा म्यूकस होता है, ताकि खाना थोड़ा चिपचिपा सा रहे और नीचे उतारने में, गले से नीचे निवाला उतारने में इजी रहे हमारे लिए, थोड़ा सा रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये पूरी वॉल में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, ठीक है। एक स्मूथ पैसेज बनाने के लिए इजी होता है, ठीक है। ये लाइन को अपना पड़े तो बेहतर रहेगा यहाँ से, क्योंकि ये वही बात को कहीं ना कहीं आपको समझाने की बजाय को थोड़ा घुमा देगी ये, ठीक है। बाकी जिसका पहले अगर इंटरेस्ट था या जिसको जो जानते हैं उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगी ये, ठीक है। डाइसैकेराइड्स जो थे मैंने बताया अभी, दो डाई का मतलब दो, ठीक है। ये डाइसैकेराइड्स, ठीक है, वो मोनोसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि तोड़ दिए जाएंगे। सुक्रोज जो होगा वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर टूटेगा। जो माल्टोज होगा वो ग्लूकोज और ग्लूकोज के अंदर टूटेगा, यानी कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। किससे टूटेंगे, ये इन्होंने इसके एंजाइम के नाम लिखे हुए हैं, एस है ना सब में, देखिए कितना सिंपल है, नाम से देखेंगे यहाँ पे भी सु सुक्रेस है, यहाँ सुक्रोस है, ठीक है। यहाँ माल्टोस है, यहाँ माल्टेज है, यहाँ लैक्टोज है तो यहाँ लैक्टेज है, दैट्स इट। कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि किसके नाम क्या था, इसके एंजाइम का, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पूछे जाते हैं, इसलिए इस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में कि डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कहाँ पर डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कहाँ होता है, माउथ में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप मार्क करोगे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और स्टार्च का 30% और माउथ में होगा, 70% बाकी का इंटेस्टाइन में होगा, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म से पूछा जाता है तो। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुक्रोज की डाइजेशन कहाँ हो रही है, तो आप इंटेस्टाइन ही लिखोगे, क्यों, यही डाइसैकेराइड है इसलिए। अगर पूछा जाता है माल्टोज की सिक्रेशन कहाँ हो रही, सॉरी डाइजेशन कहाँ हो रहा है, तो आप कहेंगे अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में। लैक्टोज, सेम आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि पूछा भी गया है, कि सुक्रोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, दैट इज सुक्रेस, माल्टोज को माल्टेज, लैक्टोज को लैक्टेज। ये प्लीज याद कीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है। ये बॉक्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्लस डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी ये क्वेश्चंस या ये पॉइंट्स वहां भी यूज होते हैं, इस वजह से ये डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस एंजाइमेटिक डाइजेशन जो होती है वो तो हो गई, एंजाइम्स डाले और कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन था यानी कि तोड़ना था वो तो हो चुका। We are left with the three monosaccharides, glucose, fructose and galactose। यानी कि मेरे पास तीन प्रकार के मेरे पास मोनोसेक्राइड्स आ गए, ये वाले, ठीक है। तीन मोनोसेक्राइड्स मेरे को मिल गए और साथ में ग्लूकोज भी मिला ही हुआ है, ठीक है। दीज कैन
नाउ बी एब्सॉर्ब्ड अक्रॉस द विलाइज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये विलाइज होते हैं, विलाइज के अंदर ही सेल होते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिबोकुन जो हम पीछे हमने पढ़ा भी था, वो इनके बीच में पाए जाते हैं। तो अगेन ये क्या है, ये मैं वही कहूंगी कि ये लेयर्स के अंदर की बातें हैं। विलाई वैसे क्या होता है वो थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ कि क्या होता था, जो ये अपनी पढ़े थे ना, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो थे, जैसे यहाँ पे सेल है, तो उसके पे ये ऐसे करके ना विलाइस बने थे। उसके बाल छोटे 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 बाल, इस बालों के अंदर इसको ब्रश बॉर्डर भी बोलते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं, तो ये जो है ना इसको कहते हैं विलाइस। इस विलाई की उसकी जो विलाई की जो वॉल है, इसके अंदर कैसे उस वॉल के अंदर कैसे वो सेल्स निकलते हैं, ठीक है। उन वो सेल भी कुछ बहुत कुछ सीक्रेट करते हैं, इतनी कुछ नहीं, वो बहुत कुछ सीक्रेट करते हैं। और ये डाइजेशन के प्रोसेस के लिए सरफेस एरिया एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर एक पर्स है या कोई एक बैग मैंने आपको दिया, तो आप उसमें सामान बस डालना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर मैंने उसके अंदर पॉकेट्स बना के दिए हैं, तो उस पॉकेट को यूज करते हुए, मीन्स पॉकेट्स की वजह से आप सामान को बड़ा ही ऑर्गेनाइज करके अच्छे से सामान और ज्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि विलाइस क्यों है, विलाइस सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन स्मूथली और जल्दी हो सके, ठीक है। अब ये एब्जॉर्ब किसने करा, विलाई ने करा, ये इसने इसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर। अब दिस लाइन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका होता है, कहते हैं इसको हेपाटिक पोर्टल वेन सिस्टम। जो ये बात कह रही हैं, ये मैंने उस दिन भी थोड़ी समझाने का प्रयास किया था, ये वो है। अब ये क्या चीज कहता है, यहाँ थोड़ा सा इसका ब्रीफ ले लेते हैं, क्योंकि अगेन ये आपका बहुत डिटेल में नहीं है। ये किसी का भी जगह पे कहीं योग के उससे रिलेटेड में किसी भी जगह पे भी इतना डिटेल में नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आता है। कॉन्सेप्ट तो समझना आना चाहिए कि क्या कहा उन्होंने, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ ही पता होना चाहिए, और इसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, डायग्राम के ऊपर नहीं आते, ठीक है। कौन सी चीज कहाँ से कहाँ जा रही है वो डायग्राम बेसिस पे नहीं आता। तो क्या कहते हैं, यहाँ उन्होंने कहा यहाँ लीवर है, ठीक है, ये लीवर है। और लीवर के साथ ना यहाँ पे जुड़ी हुई ना कई सारे ऑर्गन्स है। मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, बस ऑर्गन्स कह देती हूँ। उन ऑर्गन्स के अंदर आ गया आपका इंटेस्टाइन्स आ गए, जितने भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, सब ऑर्गन्स, ठीक है। वो सारे ऑर्गन्स इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कुछ आपके इसके अंदर आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जब इसके अंदर कवर हुई, तो होता क्या है कि ये सिर्फ दो जगह पे होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करने का प्रयास भी किया था, यहाँ आपको बहुत ज्यादा समझ आएगा। हेपेटिक पोर्टल वेन में क्या होता है कि ये सिर्फ अकेली कैसी होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। ये सिर्फ अकेली एक ऐसी जगह है जहां पे हार्ट में डायरेक्टली वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं भेजा जा रहा, ठीक है। क्यों नहीं भेजा जा रहा, यहाँ जो ब्लड का सप्लाई यहाँ जा रहा है ऑर्गन से, सीधा किसके अंदर जा रहा है, लीवर के अंदर जा रहा है। वो इस वजह से जा रहा है, एक तो पहला ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस न्यूट्रिएंट से भरा हुआ। क्यों न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, जो भी डाइजेशन हम कर रहे हैं, जो भी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ, ये सारे जो हम डाइजेशन हम कर रहे हैं, ये सारा डाइजेस्ट हुआ हुआ पार्ट जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, हर ऑर्गन से ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, सबका अपना एक ब्लड सप्लाई है, ठीक है। अभी आप ये समझ के चलो, सबके पास अपनी एक विंडो है जहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स आता है, ये विंडो है मान लीजिए हर ऑर्गन की। मान लीजिए यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। इसके पास अपना एक सिस्टम होगा जिसके थ्रू यहाँ ब्लड से, ब्लड में ये सारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब होकर इसके अंदर चलते जाएंगे, जैसे माइक्रोबिलाई ने भी किया, ठीक है।
ऐसे इसके अंदर जाते चले जाएंगे। अब ये जो ब्लड है ये वाला, ये डायरेक्टली ना हार्ट के पास नहीं जाता ऑक्सीजन लेने के लिए। ये खुद जो ये ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, पर ये डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाएगा। तो ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा लीवर के पास। लीवर को हिपैटिक बोलते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो लीवर को हिपैटिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका जो सबसे छोटा सेल है उसको हिपैटिक बोला जाता है, हिपैटिक ग्लोब्यूल। ठीक है, ये जाएगा। अब लीवर के पास क्यों गया? क्योंकि ताकि लीवर पहले सारे टॉक्सिन्स को निकाल दे, सारे टॉक्सिन्स को निकाल के, जहर को निकाल के, ड्रग्स को निकाल के, जो कुछ भी इसके अंदर था उसको पहले न्यूट्रलाइज करके, उसको बैलेंस करके, उसमें से वो चीजों को निकाल कर फिर ये जाता है ब्लड हमारा हार्ट के पास ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, इसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। वेन का मतलब ये होता है कि जितनी भी वेन्स है बॉडी में, सबके अंदर, लंग्स को छोड़कर जितनी भी बॉडी में वेन्स हैं, सबके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, सिर्फ लंग्स के छोड़कर, एक्सेप्शन लिख लीजिएगा। तो वो जो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, तो वो डायरेक्टली हर ऑर्गन, अपनी जो वेन उसके पास, अपने पास वेन होती है हर ऑर्गन की, वो हमारी हार्ट से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सबकी, जितने भी हमारे और बाकी के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है, जो जो एरियाज हैं, हर एक की अपनी उसमें अपनी अपनी एक वेन होती है। ठीक है, जो अपने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे पहुंचाती है। जब हार्ट ने उसको ऑक्सीजनेट कर लिया, लंग्स के पास भेजकर ऑक्सीजनेट कर लिया, तो ये यहाँ से चली जाएगी नीचे, एंड दैट इज कॉल्ड, वो आर्टरी से जाती है नीचे। किससे जाती है? आर्टरी से नीचे जाती है। ठीक है, आर्टरी से जब नीचे चली गई वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ब्लड यहाँ पहुंचेगा हर ऑर्गन के अंदर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा ब्लड जाएगा, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये डायरेक्टली सप्लाई हार्ट को नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी ही बात है हिपैटिक पोर्टल वेन की, ये समझ आनी चाहिए, इन रियलिटी भी नॉर्मल समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आती है बात डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। किसकी डाइजेशन की बात कर रहे हैं हम? प्रोटीन की डाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब तक किसकी बात की थी? कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या था? पॉली से डाई में, डाई से मोनो में। ठीक है, चाहे इसकी हम एक बार लाइन लिख लेते हैं। आया नहीं, सॉरी। पॉली, पॉली को डायरेक्टली भी तोड़ता है वैसे वो, डाई, डाई टू मोनो। ठीक है, ये हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। मैंने पूरा लिखा नहीं, पॉली कार्बोहाइड्रेट लिखा होता है इसलिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सबकी। ठीक है, तो ये जो डाई है, पॉली से डाई में कहाँ पे हो गया? माउथ के अंदर। अब कुछ पार्ट था जो हुआ 30% ओनली, 30%, 70%। माउथ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इस चीज को क्योंकि ये याद हो जाना चाहिए क्लास के अंदर ही, क्लास के बाद आपको याद करने की नीड भी ना पड़े। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो डाई वाला था वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इन माउथ। ठीक है, और ये जाके सारा कुछ कन्वर्ट हो जाता है मोनो में, एंड देन इट एब्सॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई, विलाई से ब्लड में, एंड देन टू ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। ओके, ये हेपेटिक पोर्टल वेन के हिसाब से समझाने की कोशिश करो ताकि सारी चीजें आपके दिमाग में वैसी भरी रहेंगी। ठीक है, आप बेसिक से या कहीं बेस को आप नहीं कहीं भूलोगे। ठीक है, चलो अब प्रोटीन का पढ़ते हैं। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मुश्किल है पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए डरना नहीं। ठीक है, डरना तो कहीं पे भी नहीं है। ओके, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है? प्रोटीन जो बनता है ना वो अमाइनो एसिड से बनता है। अमीनो, अमीनो, अमीनो। ठीक है, बन गया, बन गया, बन गया। ये बॉन्ड जो होता है ना इसे पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैंने नाम क्यों बताया पेप्टाइड बॉन्ड? मैम इतनी केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रही
पेप्टाइड बॉन्ड बता दिया आपने। ये हमें बॉन्ड्स नहीं पढ़ने, बॉन्ड्स नहीं पढ़ा रही हूँ। इसके नाम से आगे चल के कुछ आपको वो मिलेंगे, एंजाइम्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो हॉर्मोन्स वगैरह एंजाइम्स वगैरह मिलेंगे आपको, तो इसके उसको दिमाग में आप रख पाओ कि क्यों पेप्टाइड और पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइडेज़ ये कहाँ से रिलेट करता है। वो नाम से ही आपको याद आ जाएगा, ठीक है? सिर्फ़ इसलिए बताया है, रिलेट करने के लिए। एक चीज़ और, ये लिख लो, बिफोर आई स्टार्ट दिस वन, ये लिख लीजिए आप सभी। पहला, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है ग्लाइकोसिडिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हो सकता है क्योंकि डाइट एंड न्यूट्रिशन में भी आपका ही आता है, तो माइट बी। ठीक है, प्रोटीन में आता है पेप्टाइड। थर्ड आ गया फैट्स। फैट्स में आपका आता है ग्लाइसेमिक बॉन्ड। चल क्यों नहीं रहा? एक सेकेंड। अरे, 1 सेकेंड। अब चल रहा थोड़ा सा। ओके, अरे क्या स्क्रीन हिल रही है आपके इसमें? मूव कर रही है थोड़ी सी स्क्रीन, मैं स्क्रीन मूव कर रही हूँ, लिखने में आ नहीं, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड, ये इसमें नहीं आएगा, डाइजेशन के चैप्टर्स से नहीं इसको इतना रिलेट करते हैं, वैसे तो ऑफ कोर्स रिलेट करते हैं, पर आपके इसमें अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो रेयरली हो सकता है कि एनाटॉमी की उसमें से निकाल के क्वेश्चन पूछा जाए, इन जनरल नहीं पूछा जाता, बट डाइट एंड न्यूट्रिशन के चैप्टर के हिसाब से पूछा जा सकता है, सिर्फ उस केस में वैसे नहीं पूछते, पूछते नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर फिर भी एक बार मैंने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको ये वाला चीज़ बता देते हैं, हो सकता है कि प्रोटीन का पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट्स का ही ना कहीं पूछ लें आपसे, ठीक है? चलें, सेम प्रोटीन का भी जो होता है माउथ में थोड़ा-सा मैकेनिकल डाइजेशन होता है, सिर्फ मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स तोड़ना, चबाना उसको, ठीक है? देन आपका आता है स्टमक में। स्टमक में मैकेनिकल भी हो रही है, चर्निंग हो रही है, उसको तोड़ा जा रहा है घुमा-घुमा के, एंड देन केमिकल डाइजेशन भी यहाँ हो रही है, ठीक है? देन केमिकल डाइजेशन भी यहाँ हो रही है। 1 सेकंड। हुँ। अगर कहें कि प्रॉपर केमिकल डाइजेशन अगर की बात करें, तो ये क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा रहा है। क्या मैकेनिकल पूछ रहा है या केमिकल पूछ रहा है? तो मैकेनिकल तो माउथ में स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर उसने केमिकल डाइजेशन या एक बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ़ डाइजेशन की बात पूछी है, अगर मैं मैकेनिकल वर्ड भी हटा दूँ, कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ़ डाइजेशन पूछा, तो माउथ में नहीं होता। ठीक है? अगर क्वेश्चन सिर्फ डाइजेशन के बेस से आता है तो, ठीक है? अब स्टमक में जब होते हैं कुछ गैस्ट्रिक जूसेस हमारे रिलीज़ हुए, जिसमें से एक था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम को, पेप्सिन को। पर ये किसको करता है एक्चुअली यहाँ पे एंजाइम ये एक्टिवेट करता है, ये लिख लीजिएगा, शायद हो सकता है ये पूछा जाता है। पेप्सिनोजन, ठीक है? पेप्सिनोजन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है तब एक्टिवेट होता है। तब ये एक्टिवेट होता है और क्या बनाता है? तब ये इसकी पेप्सिन की एक्चुअल फॉर्म निकल कर आती है, ठीक है? उससे पहले ये सुप्त अवस्था में होता है। सुप्त अवस्था में क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोटीन को खाता है, प्रोटीन को तोड़ता है मतलब, ठीक है? अगर इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ही बॉडी के अंदर जागृत अवस्था में रहेगा, सुप्त अवस्था में नहीं होगा, तो क्या होगा? तो ये सेल को ही खाना शुरू कर देगा।
सेल के अंदर भी तो बहुत सारा प्रोटीन होता है। ये सेल्स को खाना शुरू कर देगा, धीरे-धीरे बॉडी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं है, जो सही नहीं है। इसलिए जब खाना आता है तभी इसको एक्टिवेट करवाया जाता है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड टू अंडरस्टैंड इन अ रियल लाइफ फेस्टिवल, ठीक है? अब ये पेप्सिन जो होगा ये फॉर्म एक्ट करती है प्रोटीन के ऊपर उसको तोड़ने के लिए, ठीक है? प्रोटीन दैट ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड जो मैंने बताया था अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड जो ये बॉन्ड है, ये यही पेप्टाइड बॉन्ड होता है एंड कन्वर्ट लार्ज पॉलीपेप्टाइड इनटू स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड। मींस जो ग्रुप्स ग्रुप्स वाली बात थी ना, वही बात आ गई कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड बना रहे थे, उनको भी तोड़ दिया, उसके अंदर छोटे-छोटे पॉलीपेप्टाइड मैंने छोड़ दिए। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है? उसके अंदर उसको मैंने तोड़ दिया। किसने? पेप्सिन ने तोड़ा है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी सेम ये चीज़ आ गई इसकी डाइजेशन के लिए किसकी? प्रोटीन की पढ़ रहे हैं हम। तो प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट हुआ? माउथ में? नहीं, माउथ में कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा प्रोटीन का, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है? अब प्रोटीन आया नीचे, तो प्रोटीन को उन्होंने स्टमक में थोड़ा-सा डाइजेशन स्टार्ट हुआ वहाँ पर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एचसीएल था। एचसीएल के साथ किसने रिएक्ट करा? पेप्सिनोजन ने। नोजन ने रिएक्ट करा, बनाया पेप्सिन। पेप्सिन से उसने रिएक्ट करके जब पेप्सिन निकला, तो प्रोटीन के बॉन्ड पर जाके उसने अटैक करा और उसके बॉन्ड्स को तोड़ना, धीरे-धीरे तोड़ना शुरू करा। तो बड़ी फ़ॉर्म जो बड़ी सेना थी, अब वो छोटी-छोटी टुकड़ियों में बँट चुकी है। बड़ी-सी सेना को अब छोटी-छोटी टुकड़ियों में बाँट दिया गया है, ठीक है? अब वही टुकड़ियाँ, जो छोटी-छोटी टुकड़ियाँ थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गई हैं, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर आ चुकी हैं। 2 मेजर यानी कि 2 ऐसे मेजर पैनक्रियाटिक एंजाइम निकलेंगे इसमें से, जो डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पहला है काइमोट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ये दोनों ना वैसे होते क्या हैं? एक सेकंड, ज़्यादा ना हो जाए इसलिए सोच रही हूँ। ओके, थोड़ा-सा वैसे बता देती हूँ, आप उसको याद मत करना, वैसे थोड़ा-सा बता रही हूँ। जैसे पेप्सिनोजन था ना, सुप्त अवस्था में था, ऐसे ही काइमोप्रोटीन भी ना सॉरी काइमोपेप्सिनोजन, ये काइमो है ना, काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है? ये नोजन कर दीजिएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन। अगेन ये भी प्रोटीन को ही तोड़ रहा है ना, तो ये भी सुप्त अवस्था में ही था, ठीक है? तो ट्रिप्सिनोजन को तोड़ा गया, कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते पैनक्रियाज से, ठीक है? उसने रिएक्ट करा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करा और ट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करा, ठीक है? उसके रिएक्शन के लिए। अगेन ये याद रखिएगा कि मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने ये पॉइंट को इसलिए यहाँ पे बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये रिएक्शंस नहीं याद करवा रही हूँ आपको यहाँ पर। ये सिर्फ इसलिए बताया कि कहीं आपके माइंड में ये बात ना रहे कि मैम ऊपर तो पेप्सिनोजन वाली बात आपने बताई थी, नीचे नहीं बताई। नहीं, जहाँ-जहाँ प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होंगे, वो जो पाए जाएँगे, वो हमेशा सुप्त अवस्था में पाए जाएँगे। उनको जागृत करवाया जाता है, ठीक है? अब ऊपर वाले में तो पेप्सिनोजन को जागरूक करवाया गया पेप्सिनोजन जब रिलीज़ हुआ, उसको जागरूक करवाया गया एचसीएल के साथ मिलने के बाद, वो जागृत अवस्था में आया। इनके साथ जब जागृत अवस्था में आता है ना, तो पैनक्रियाज़ से ही एक एंजाइम और निकलता है, एंटेरोकाइनेज़, ठीक है? नाम नहीं याद करना, बस बता रही हूँ। नाम कुछ याद नहीं करना, जो याद करने वाली बात है, मैं साथ-साथ में बता रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर रिएक्शंस बहुत सारी हैं। इन डिटेल अगर जाओगे तो रिएक्शंस बहुत सारी है, बहुत सारी, ठीक है? तो याद नहीं होंगी इसलिए धीरे-धीरे करके बहुत टू द पॉइंट पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ-कुछ जगहों पे। अगर बैकग्राउंड को या प्रीवियस बैकग्राउंड को या इनके कहाँ से निकल के कैसे आ रहा है, वो चीज़ ना बताई जाए तो। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम माय साइड एज़ वेल। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो पूछ लीजिएगा। मैं उसका बैकग्राउंड क्लियर कर दूँगी। अगर इन एनी केस अगर मैंने बैकग्राउंड किसी का मिस किया है तो। ठीक है? वैसे बहुत सारी चीज़ों को मिस किया है पर मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा बैकग्राउंड आपको साथ में देती जाऊँ। ठीक है? तो पैनक्रियाज़ का ना कुछ एक ये वाला निकलता है एंजाइम। तो ये रिएक्ट करता है उस नोजन के साथ, फिर बनता है ट्रिप्सिन।
फिर ट्रिप्सिनोजन के साथ उसको बनाता है ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन बेसिकली जाता है काइमो ट्रिप्सिनोजन के पास उसको कन्वर्ट करने के लिए। पहले ट्रिप्सिन पे रिएक्ट करता है, एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिन के साथ मिलकर काम करता है ट्रिप्सिनोजन पे। यानी कि कुछ ऐसे होता है, ट्रिप्सिनोजन इसके साथ रिएक्ट करता है कौन, एंटेरोकाइनेस। ठीक है, इससे बनता है ट्रिप्सिन। ठीक है, इसे ये बन गया। अब ये ट्रिप्सिन ही यूज होता है इस काइमो ट्रिप्सिनोजन पर, ताकि काइमोट्रिप्सिन बन सके। ठीक है, ये आगे आगे फिर फर्दर यूज होते रहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये भी सुप्त अवस्था में थे, इनको जागृत करवाया गया। ठीक है, इनकी फॉर्म को चेंज करवाया गया, किसके लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अब जागृत करवा दिया गया है तो ये कैसे करेंगे, प्रोटीएज नाम की जो एंजाइम्स हैं together, enzymes called protease, and together these enzymes break down proteins down into the tripeptides, dipeptides, individual into amino acids। अभी क्या कहने की अपने साथ में यहाँ पे क्या प्रयास कर रहा है कि ट्रिप्सिन जो है वो कुछ एंजाइम्स के साथ जब वो मिल जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो एक प्रोटीएज करके बनाता है, एंजाइम प्रोटीएज करके बनाता है। और ये तोड़ते हैं कौन कौन से, पेप्टाइड बॉन्ड को ही तोड़ते हैं, यानी कि प्रोटीन को ही तोड़ रहे हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड पे थे या डाई डबल बॉन्ड में थे। ठीक है, यानी कि डाई पेप्टाइड थे या ट्राई पेप्टाइड थे। ट्राई मतलब 3, डाई मतलब 2। ठीक है, वो वाली फॉर्म थी उसको तोड़ के इन्होंने अमीनो एसिड, जो बिल्कुल सिंपल सी फॉर्म आ गई यहाँ पर, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे आ गई, उसको तोड़ने का मतलब उसको वहां तक लाने का कार्य ये करते हैं। ठीक है, अब पॉलीपेप्टाइड था, उसको डाइपेप्टाइड में करा, ट्राई से करा, ये किसने करा, लेकिन काइमोट्रिप्सिन ने करा और ट्रिप्सिन ने करा ये काम। ठीक है, डाई एंड ट्राई पेप्टाइड को तोड़ने का, सॉरी, उनको जब तोड़ दिया गया, डाई और ट्राई में आ गया वो, तो उसको अमीनो एसिड्स के अंदर वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है, किसकी वजह से, प्रोटीएज की वजह से। इस ये थोड़ा सा इतना क्लियर, इतना अच्छा नहीं लिखा इन्होंने, क्या नाम है, रिएक्शन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा जा रहा है किसके अंदर, डाई के अंदर और ट्राई के अंदर। यहां से इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि पॉली को तोड़ा जा रहा है डाई के अंदर और ट्राई के अंदर, किसकी मदद से, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन की मदद से। ठीक है, अब जब वो डाई और ट्राई में आ गया, उसके बाद प्रोटीएज की मदद से अमीनो में तोड़ा जा रहा है। क्या अब ये रिएक्शन समझ आ रही है किसी को? आई रियली होप कि अब इस रिएक्शन को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके, आप कहें तो। शो मी द थम्स अप इफ यू आर कंफर्टेबल। थम्स अप शो कीजिए अगर आप लोग पर कंफर्टेबल। इतना समझा जी दिए मैं। हाँ जी, पॉइंट वाइज ना, ठीक है। जी 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 जी, मैं एक बार वो क्लियर कर देती हूँ। पहला रिएक्शन होगा पॉलीपेप्टाइड से, यानी कि एक लंबी सी चेन थी उसकी प्रोटीन की, प्रोटीन अपनी इस फॉर्म में था, पॉली वाले में था। ठीक है, जो अब हमने प्रोटीन खाया, दालें खाई, तो जो दालें थी वो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में थी, तो मैंने उसको डाई में तोड़ा, नहीं, एक सेकंड, तो उसको हमने तोड़ा डाई में, एंड, सॉरी डाई ज्यादा हो गया, ये तो दूसरा डाई हो गया, डाई प्लस ट्राई में। ठीक है, इन दो पेप्टाइड के अंदर तोड़ दिया, पेप्टाइड लिखूं साथ में, डाई ट्राई से समझ आ जाएगा आपको, जी, देखो। समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अब इसमें इसको किसने तोड़ा, काइमो ने, काइमो ट्रिप्सिन ने तोड़ा, प्लस और कौन सा साथ में था, ट्रिप्सिन। ये एक चीज हो गई, ये रिएक्शन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं रिएक्शन नंबर 2 पे। इन्होंने कहा कि यही सेम डाई एंड प्लस ट्राई, ये टूटे गए किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। अमीनो एसिड क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, या कहें कि एक इंडिविजुअल या एक
कणों में जो एक-एक कण जो है किसी भी चीज़ का, मान लीजिए किसी भी चीज़ का एक-एक कण है, चाहे वो अनार है। अनार में बहुत सारे दाने होते हैं, तब उसको हम अनार कहते हैं। एक सिंगल दाने को तो अनार नहीं बोलते ना, जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको अनार का फल बोलते हैं, ठीक है? तो वो जो अनार है, उसके जो बहुत सारे एक-एक करके दाने थे, अब वो एक-एक दानों को पहले 2 या 3 के गुच्छे में तोड़ा गया। अब वो 2 से 3 के गुच्छे को जब तोड़ा गया तो वो अब एक-एक दाना अलग-अलग करके प्लेट में रखा गया है। ऐसे है, ठीक है? तभी हम उसको खा पा रहे हैं, ठीक है? ऐसे समझिए आप, ठीक है? अब ये जो अमीनो एसिड तोड़े गए, ये किसके भाव में तोड़े गए? कौन था इनको तुड़वाने वाला? प्रोटीएज़। क्या अभी क्लियर है? जी ये फॉर्म डाइजेस्ट नहीं होती है, इसलिए इसको तोड़ा गया अमीनो एसिड्स के अंदर। ये फॉर्म डाइजेस्ट होती है और यही फॉर्म ब्लड के अंदर जाती है अगेन। ब्लड से होके कहाँ जाएगी पहले? लीवर के पास, हाज़िरी देने के लिए कि तुमने कोई पैथोजेन्स लेके तो नहीं आए, कोई बैक्टीरिया लेके तो नहीं आए अपने साथ, कोई ऐसी-वैसी चीज़ तो नहीं लेकर आए। अच्छा जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो प्रोटीन-प्रोटीन को तोड़ रहा था, कुछ भी कर रहा था। तो ये कुछ भी अगर आपका टूटता है तो ये इसमें जाके होता है इसमें जाएगा, ये उसमें जाके पहले ब्लड के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है सबको? मेरी मैम, बात आपकी मैम आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ मैम। रही मैम। एक सेकंड, 1 सेकंड। अभी आ रही है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत ही बहुत ही फेंट है, फेंट है, एकदम एकदम फेंट है। फेंट है। एक सेकंड, शायद कोई कॉल आ रहा था मुझे। हो नहीं रहा। हाँ, अब आ रही है मैम, अब आ अब रही आ है? रही ठीक है, डन। है। हाँ। वो कॉल आया था, मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। अब फिर से आ रहा है। 1 सेकंड। ठीक है? तो डाई और इसमें आ गया। अब डाइजेशन ऑफ एक बार सॉरी इसमें देख लेती हूँ इसमें कोई और पॉइंट रह तो नहीं गया। Once the tripeptides or dipeptides are broken down into a single amino acids which are absorbed into the bloodstream by villi in the small intestine। जो सेम बात ऊपर कही गई थी कार्बोहाइड्रेट के लिए कि ब्लड स्ट्रीम में कौन एब्जॉर्ब करवा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करा रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट? विलाई। विलाई से कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। ठीक है? क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? प्लीज ये बात मुझे बताइएगा कि क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। नहीं हो रही तो ये रुक जाएगा चैप्टर यहीं पर ही। इसका हाँ कोई जी फायदा मैम, अभी हो गई। वो कह रहे मैं नहीं करता। अभी क्लियर हो गई मैम ये। ठीक है, चलिए वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर भी खराब हो जाएगा, आप वो भी क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये दोनों ही चीजें यहीं पे ही समझ के जाना। किस किस को अभी तक हमने समझ लिया, कवर किया? हमने कवर करा है दो चीजों को मैम यहाँ पर। पहली हो गई हमारी कार्बोहाइड्रेट्स जो कि माउथ में और स्मॉल इंटेस्टाइन। यही चार्ट में आपने बनाना है। जो चार्ट आप बनाओगे उसके अंदर आप यही लिखोगे कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 30% माउथ एंड 70% इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट डन। उसके लिए कौन कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं? वही माल्टेज, लैक्टेज एंड कौन सा बचा था? माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। ठीक है, तो ये तीन हमारे और अमाइलेज। ठीक है, ये हमारे इनको तोड़ने के लिए हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हमने वहां पे लिख लिया, डन हो गया। एक सलाइवरी एमाइलेज होता है, एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन खत्म। डाइट एंड न्यूट्रिशन के अंदर फिर रह जाएंगी सिर्फ इसके ऊपर थोड़ी डिसऑर्डर्स वगैरह के ऊपर बातें रह जाएंगी। ज्यादा कुछ खास आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपका मोस्ट ऑफ द डाइट एंड न्यूट्रिशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, प्रोटीन। माउथ में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन होती है। लेकिन अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो कैसे पूछा जाएगा? मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर जब पूछा जाता है कभी, तो मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर सिर्फ दांत दांत आते हैं। ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन में सिर्फ दांत दांत आते। आपकी आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही नहीं आ मैम, रही मैम, वापस। 1 सेकेंड। ओ, फिर से नहीं जा रहा।
क्या मेरी आवाज़ अभी क्लियर आ रही है आप सभी को? हाँ, अब आ रही है मैम। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो ये आपने अब देख लिया कि प्रोटीन का कैसे हमने वो प्रोटीन हमारा सीधा कहाँ जाके डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ? स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? स्टमक में क्यों हमारा होना शुरू हुआ? क्योंकि वहाँ पे HCl होता है। HCl के साथ कौन रिएक्ट करेगा? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ने क्या बनाया? पेप्सिन। उसने प्रोटीन को तोड़ा, ठीक है? ठीक है? पॉलीपेप्टाइड के अंदर उसको तोड़ा, ठीक है? प्रोटीन को और उसी को ही आगे फिर किस-किसने तोड़ा? फिर तोड़ा काइमोट्रिप्सिन ने तोड़ा और ट्रिप्सिन ने तोड़ा, ठीक है? 2 हैं जिन्होंने तोड़ा उसको, ठीक है? एक और भी होता है वैसे कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज़ होता है, वो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन्होंने 2 दिए तो ठीक है। उस पे क्वेश्चन नहीं आते वैसे भी, इस पे क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, इसके पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि अ, ये इस पे क्वेश्चन आता है कि ये कौन-सा एंजाइम यूज़ होता है, ठीक है? इस पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है? थर्ड वाले पे इतने नहीं आते वैसे भी, पर अगर अब मैं लिख दूँ तो बेहतर ही रहेगा। क्यों चांस लिया जाए? एक नाम ही तो और याद करना है, कार्बोक्सी पेप्टिडाइज़ पेप्टिडाइज़, ठीक है? ये थर्ड होता है, ठीक है? फोर्थ सॉरी, ठीक है? तो ये इसको तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है? और फिर इसके बाद ये जब अमीनो एसिड्स में यानी कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म के अंदर टूट जाते हैं, ये यहाँ पे यहाँ की बात होगी यहाँ पर, ठीक है? तो जब ये बिल्कुल फिर सिंपल फॉर्म के अंदर टूट जाते हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर एक-एक छोटा-छोटा कण, अनार का एक-एक दाना जब अलग हो गया, अब उनमें कोई जोड़ नहीं रह गया। उस अनार के एक-एक दाने को हम अमीनो एसिड बोलते हैं और ये अमीनो एसिड्स जो हैं, अनार का एक-एक दाना स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटी आंत की विलाई में जाकर एब्ज़ॉर्ब होता है और वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जो कि जाती है बाद में लीवर के पास, ठीक है? अभी मैं एक-एक चीज़ करके नहीं जा रही हूँ उसके पास। जब सब कुछ लीवर में उसकी जो वेन्स हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वेनस सिस्टम है, वो वेनस सिस्टम यानी कि वेन का जो ब्लड स्ट्रीम में वेन्स जो हैं, उसमें जो ब्लड है, जब इन्होंने सारा ये न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो ये वाला वेन जाके मिलता है लीवर से। अब जब लीवर से मिलेगा तो वो पूरा का पूरा अच्छे से पैथोजेन्स होती हैं फॉरेन बॉडीज़ जैसे कीड़े-मकोड़े या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी। ठीक है? कोई मान लीजिए कि फूड पॉइज़निंग में जनरली लोग होते हैं ना कि मक्खी बैठी हुई थी, तो उसपे उसने कुछ ना कुछ तो अपने एग्स ले कर दिए या कोई भी मान लीजिए टॉक्सिन्स उसके ऊपर रिलीज़ कर दिया उसने, तो वो खाना अगर खाया जाए, तो वो बीमारी देगा, करेक्ट? तो वो सारी बीमारी पहले लीवर मारेगा। हालाँकि HCl में जाके भी बीमारियाँ मरती हैं। जब स्टमक में HCl मिलता है, उससे भी काफ़ी सारे पैथोजेन्स मारे जाते हैं। फिर उसके बाद और भी आगे चलकर लाइनिंग्स जो ये लाइनिंग की हम बात करते हैं ना कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल की अपनी एक लाइनिंग है, जिस लाइनिंग से वो बने हुए हैं, पूरी एलिमेंट्री कैनाल बनी हुई है। उन लाइन्स के अंदर भी हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, जो इन पैथोजेन्स को मारते हैं, पर फिर भी कुछ ज़िद्दी और बड़े ही खतरनाक होते हैं, वो अभी भी नहीं गए, तो वो लीवर के पास जाके मारे जाते हैं। अब अगर लीवर भी ना मार पाए, तो वो बैक्टीरिया या वो पॉइज़न या वो ड्रग्स जो होंगे, वो पूरी बॉडी में फैलते हैं, ठीक है? अब आपको यहाँ से थोड़ा-सा समझ आ जाएगा कि जब सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं, तो कैसे वो हार्ट पे जाके सीधा अटैक करता है। सीधा हार्ट पे अटैक करता है ना सॉल्ट ज़्यादा खाने से कि सॉल्ट थोड़ा कम खाओ, हाई बीपी के लिए अच्छा नहीं होता। तो शायद आपको यहाँ से थोड़ा-सा समझ आ पा रहा होगा इस बात का, ठीक है? चलो, मैं आज इतना ही रखूँ आप सबके लिए स्मॉल सॉरी ये रह गया। सॉरी ये पार्ट रह गया। अम, ये तो है फैट्स का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंडाइजेशन ऑफ फैट्स है। ये रह गया, ये कल ही करते या थोड़ा-सा ही रह गया, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट करा दूँ? 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, जैसा आप कहें। ओके, 2 मिनट्स है, मैं सिर्फ 2 मिनट्स में करवा देती हूँ। ये ज़्यादा बड़ा है नहीं क्योंकि वैसे ही है बहुत बड़ा, पर एज़ पर द कोर्स इतना बड़ा है नहीं। ये अंदर डिटेल में बहुत ज़्यादा है कि कैसे इसकी सेल्स की एब्ज़ॉर्प्शन वगैरह होती है, वो सब कुछ तो नहीं पढ़ना। तो इन शॉर्ट ये बहुत छोटा-बड़ा क्यूट्स है। ठीक है? इसको देख लेते हैं एक बार। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जाके सिर्फ फैट हमारे टूटते हैं। ना माउथ में, ना लीवर में कहीं सॉरी स्टमक में कहीं नहीं टूटते। लीवर के सॉरी स्टमक के अगेन। स्टमक के अंदर क्यों नहीं टूटते? क्योंकि स्टमक के अंदर ना इसका जो पीएच लेवल है ना वो मैच नहीं करता। तो ये चुपचाप से वैसे का वैसा निकल के बाहर आ जाता है।
स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर आ गया। अब ड्यूडेनम के पास आपको याद होगी एक कॉमन बाइल डक्ट आती है, CBD, याद है? इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। कैसे बनती थी इसको देख लेते हैं एक बार। ये छोटा सा नाशपाती यहाँ पर, यानी कि हमारा गॉल ब्लैडर, ठीक है। प्लीज मैंने डायग्राम को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, इतना बुरा भी नहीं है, माना कि बहुत बुरा है पर इतना बुरा भी नहीं है, शायद समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू वो सारा जूस आता है, तो वो क्या करता है, लीवर पहले भेजता है, ऑरेंज लेता है, ठीक है। तो लीवर ने पहले भेजा इसके पास, गॉल ब्लैडर के पास, अपना बाइल रिलीज करता रहा करता रहा करता रहा, बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में। कंसंट्रेटेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा योग में भी और कुछ थेरेपीज के अंदर देखा होगा कि कोई ऑयल होते हैं बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए, उनको एक कैरियर ऑयल के अंदर मिक्स करके फिर यूज करना चाहिए। जैसे लेवेंडर ऑयल वगैरह होते हैं और डिफरेंट ऑयल्स बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनको हम पहले कैरियर ऑयल के अंदर उसको मिक्स करते हैं तो थोड़ा सा पतला कर देते हैं। इसको दूसरी भाषा में समझ लो, छोड़ो नहीं समझ आता कैरियर ऑयल वाली बात, हटाएं। हम नया एग्जाम्पल लेते हैं, शरबत की बोतल आती है, ठीक है। आप शरबत डायरेक्टली ऐसे ही तो नहीं पी रहे थे ग्लास में डालकर, नहीं ना, बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है ग्लास के अंदर हम डालते हैं, इतना तो डालते हैं और बाकी सारा क्या होता है, वाटर, बाकी सारा तो वाटर ही होता है, करेक्ट। तब जाके हम उसको पीने लायक बनाते हैं, फिर स्वाद अनुसार उसको थोड़ा कम या ज्यादा जो भी जैसे भी है, ठीक है ना, ऐसे ही चलता है, करेक्ट। तो अगर ये जो शरबत की बॉटल थी, ये जो बॉटल है शरबत की, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ शरबत है, इसके अंदर पानी नहीं है। क्या हम इसको पी सकते हैं, नहीं, हम इसके अंदर पानी मिला के पी सकते हैं, ठीक है। अब यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर के अंदर ना शरबत है, कौन सा शरबत है, बाइल का, वैसे शरबत नहीं है वो, जो भी बाइल इज क्वाइट एसिडिक, ठीक है। तो वो इसके पास है, बाइल कहाँ किसके पास गया, गॉल ब्लैडर के पास गया। अब गॉल ब्लैडर ने ये वाला सिस्टम यहाँ से यहाँ डालना था यूं करके, अब इसके साथ एक और जूस भी मिल गया, कौन सा जूस मिला, पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ से मिलके ये भी आ गया साथ में। अब ये ड्यूडेनम के अंदर जाते हैं, यही पेनक्रियाटिक जूस की वजह से काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेज और ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन जो होता है वो सारे यहीं से आ रहे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जो सुप्त अवस्था में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर जो हमें मिलता है एंटेरोकाइनेस, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन के बनाता है और फिर ट्रिप्सिन आगे काइमोट्रिप्सिनोजन से काइमोट्रिप्सिन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडाइडेस को कार्बोक्सी पेप्टिडाइड्स के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं बताया है, ठीक है। पर ये सिर्फ समझने के लिए बताया था कि सुप्त अवस्था में पाए जाते हैं, पैंक्रियाज का जूस आता है उसको जगाता है, मैंने आपको इस फॉर्म से बताया, ठीक है। यहाँ पे भी सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, कौन कौन रिलीज करता है उसको, वो नहीं, इसलिए वो ज्यादा वो हो जाता है, इस वजह से नहीं बताया कि कौन सा सेल रिलीज करते हैं, ठीक है, नो नीड। अब जो यहाँ पे ये आ रहा है बाइल, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब ये बाइल क्या करेगा, ये बाइल हमें चाहिए ही क्यों, ये बाइल हमें इसलिए चाहिए ताकि जो फैट है बॉडी का वो तोड़ा जा सके। एमएलसी5 वर्ड यूज करा जाता है इसके लिए, एमएलसी5 का मतलब क्या, मसलना। किसी चीज को जैसे हम आटे को गूंथते हैं ना, सॉरी आटा नहीं गूंथते, जो रोटी बेलते हैं हम, वो हो गया, कूटना हो गया, जैसे कि हम पुराने जमाने में आयुर्वेद में जैसे किसी भी औषधि को बनाया जाता था कूटनी के अंदर, ठीक है, वैसे इसको कूटा जाता है, ठीक है, वैसे कूटता है इसको, वैसा वाला काम करता है, इसलिए एमल्सिफाई यूज करा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों करा जाता है, क्योंकि फैट की ना एक बाहर ना एक लेयर होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, उसको तोड़ना आसान ही नहीं है। तो सिर्फ बाइल ही है जो उसकी लेयर को अटैक करके इसको तोड़ सकता है, मसल मसल के, ठीक है। अभी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जब वो डिवाइड हो जाती है फिर उसके ऊपर बाइल सॉल्ट्स काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, बाइल सॉल्ट्स काम करते हैं, जो उसको जुड़ने से, दोबारा जुड़ने से रोकते हैं। इसको तोड़ा, इसको छोटी छोटी फॉर्म में तोड़ दिया,
ठीक है? अब ये फिर से मिलकर एक ना हो जाए, फिर से साथ ही हाथ बढ़ाने वाली बात ना कर ली, तो इनके बीच में फूट डलवाने का काम कौन कौन करता है? बायो सॉल्ट काम करता है ये वाला, कि नहीं मैं तुमको जुड़ने ही नहीं दूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको हम कहते हैं फैट ड्रॉपलेट्स। क्या बोलते हैं इसको? फैट का ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी-छोटी बूंदें, ठीक है? इसे हम बायो सॉल्ट की बजाय वैसे मैं कहूँगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑर्गेनिक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, अगर आप पढ़ें कहीं पे तो, कहीं कन्फ्यूज़ ही ना हो जाए। ऑर्गेनिक सॉल्ट भी बोला जाता है इसको, ठीक है? तो इसको तोड़ा करा, इसको इसमें छोड़ दिया। अब इसको जो तोड़ा जा रहा है, इसको यूज़ करा जाता है। अब ये जो फैट का है ना, तो ये फैट कैसा होता है? इसमें नहीं, इसमें दिया हुआ ये रहा, ठीक है। एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और 3 फैटी एसिड की मतलब 3 फैटी एसिड इसके जुड़े हुए होते हैं। तो हमें वो भी तोड़ने होते हैं। हमें वो भी तोड़ने होते हैं। उसे कहते हैं एमल्सिफाइंग द फैट्स, एमल्सिफाइड फैट, जिसपे फैटी एसिड भी टूट गया और ग्लिसरॉल भी टूट गया। 3 फैटी एसिड से और 1 ग्लिसरॉल था, उसको हमने तोड़कर अलग कर दिया। तो अब इतनी बड़ी बात जो मैंने अभी आपको बताई, इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कैसे करके लिखा है, उसको एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में देख लेते हैं, ठीक है ना? बात बहुत बड़ी थी पर लेकिन छोटे में उन्होंने कैसे समझाया टेक्निकल लैंग्वेज में, कि बाइल फ्रॉम द लीवर, जी हाँ जी, हमने ये समझ लिया, ये रहा बाइल फ्रॉम द लीवर, ये आया। कंटेन बाइल सॉल्ट, जो मैंने बताया यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्ट, वही वाला। एमल्सिफाई करता है, एमल्सिफाई मीन्स तोड़ने का काम करता है, कि नहीं तुम वापस नहीं जुड़ोगे, ना 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 ना, पीस दूंगा तुम्हें, नहीं ये नहीं करने दूंगा। तो वो ये वाला काम करवा रहा है, ठीक है। और एमल्सिफाई द फैट, पैनक्रियाटिक लाइपेज पैनक्रियाज से जो निकलता है, वो कन्वर्ट करता है किसको? इसको एमल्सिफाई फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर, ताकि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा एब्जॉर्ब कर सके किसको? जो फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल है, उनको उनकी टूटी हुई फॉर्म के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर सके। दैट्स इट, ये आपका फैट का जो एब्जॉर्प्शन है ये आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका हम थोड़ा-सा और अच्छा-सा वर्ज़न एक बार देखेंगे, जिसके अंदर जो रही सही थोड़ी बहुत भी बातें रह गई होंगी, वो हम कवर अप कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है? पहले आप इन सारी रिएक्शंस को कल पढ़ कर आना, ठीक है? सारी रिएक्शंस को एक बार आपने कल पढ़ना है, जितनी भी रिएक्शंस हैं, थोड़ी कन्फ्यूज़िंग भी हैं, इसमें एक शायद रह गई है अभी, अ, वो रह गई है आपकी, जो रह गई है कैसिन वाली, कैसिन और रेनिन की रह गई है। वो थोड़ी-सी बड़ी है, वो मैं कल करवा दूँगी। थोड़ी-सी बड़ी है, वो 1 पॉइंट रहेगा इसके अंदर।